जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एक सुपर लेक्चर लेकर आया हूं जिसका टाइटल ही है सुपर एनर्जी। जैसा कि आज पूरी दुनिया परेशान है, फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाले हैं, सबको पता है। अधिक से अधिक 100 साल, 125 साल ये इनकी आयु बची हुई है। इसके बाद जब ये नहीं होंगे तो दुनिया फ्यूल ऑफ फ्यूचर की तरफ जाएगी। और जब फ्यूल ऑफ फ्यूचर के लिए अग्रसर होगी तो फ्यूल ऑफ फ्यूचर में अभी बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं। अभी आप देखिए ईवी जितने आए हैं अभी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इन व्हीकल की क्या विशेषता है? ये सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी से चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करने लगेंगे तो फिर एक समस्या और पैदा हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाओगे इतनी? दूसरी बात, जब इतने सारे व्हीकल के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी तो लिथियम कहां से लाओगे? ये तो संयोग है कि हिंदुस्तान को पिछले ही साल लिथियम के बहुत बड़े भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं और उस भंडार के कारण हिंदुस्तान की आंखों में चमक है। हमारी इकोनॉमी उसको उसके कारण बहुत बड़ा बूस्ट लेने वाली है। अन्यथा अभी तक तो हम चाइना की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते थे। चाइना इस बात को लेकर गौरवान्वित होता था कि उसके पास लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं। विद्यार्थियों, आज हिंदुस्तान के पास भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं और वो लिथियम कहां काम आने वाली है, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। हमें भविष्य के ईंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनेगी, कैसे आएगी इलेक्ट्रिसिटी? जैसा कि हम जानते हैं, आज भारत इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चाइना लगभग 30 लाख, चाइना की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30 लाख मेगावाट आवर है और हिंदुस्तान की लगभग 4.5 लाख मेगावाट आवर। इतनी कम, और हम चाइना को बीट करना चाहते हैं। हम आगे चलकर अमेरिका को भी बीट करना चाहते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए फॉसिल फ्यूल पर ही निर्भरता ज्यादा है। भले ही हमने वैकल्पिक ईंधन की तलाश कर ली है, लेकिन वैकल्पिक ईंधन की प्रॉब्लम यह है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, उनका आउटपुट बहुत कम है। जहां एक और नॉन फॉसिल फ्यूल हमारे 43% है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी केवल 20% है। ऐसे में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता बड़ा मुश्किल का काम है। कहां से हम उन पर ज्यादा निर्भर रह पाए या कहां से हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्ड कर पाए, उनकी भी एक प्रॉब्लम है। इंस्टॉल्ड करते ही पहले इनिशियली निवेश करना पड़ता है। इतना निवेश भी तो होना चाहिए हमारे पास। निवेश के लिए इतना पैसा नहीं है। हालांकि रेकरिंग खर्च कम है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम देख तो रहे हैं, लेकिन इनिशियली जेब में पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इन सबसे निजात पानी है तो क्या करें? अब निजात पाने का एक तरीका जो कि सबको दिख रहा है वो है हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पर हाइड्रोजन का उत्पादन जितना ज्यादा बढ़ेगा, देश उतनी तरक्की करेगा। हाइड्रोजन की एफिशिएंसी फॉसिल फ्यूल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। मतलब यदि आप 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो 1 लीटर हाइड्रोजन अन्य किसी भी गैस अथवा फ्यूल से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब यह हुआ कि 3 लीटर पेट्रोल से जितनी आपकी व्हीकल चलती है उतनी 1 लीटर हाइड्रोजन से चल जाएगी। लेकिन अभी 1 लीटर हाइड्रोजन की जो कीमत है वही लगभग 450 रुपए है, जो कि फॉसिल फ्यूल की तुलना में ज्यादा है। इसलिए उस पर निगाह स्वाभाविक है, उतनी ज्यादा उस पर अटेंशन नहीं है लोगों का। लेकिन सरकार जानती है कि बड़े स्तर पर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसका उत्पादन भी फॉसिल फ्यूल की कीमत के इर्द गिर्द या उससे कम आ सकता है। इसके लिए मुकेश अंबानी जी, हमारे जो हैं उद्योगपति, वेल्थ क्रिएटर, उन्होंने कसम खा रखी है कि आगे चलकर हम इतना हाइड्रोजन पैदा करेंगे कि इसकी कीमत को हम 100 रुपए लीटर तक ले आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे उनके पिताजी ने कहा था कि मोबाइल पर हम 1 पैसे में 1 सेकंड की बात करवाएंगे, आज तो उससे भी सस्ता हो गया। तो हो सकता है आगे चलकर उनके पुत्र को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि उन्हें
हाइड्रोजन 100 रुपए में 1 लीटर बनाने का सौभाग्य मिल जाए। अभी इनिशियली उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। भारत सरकार भी 2030 तक ओवरऑल लगभग 5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है इसी फील्ड में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सफिशिएंट है? आगे इससे भी बड़ा फ्यूल ऑफ फ्यूचर नजर आ रहा है लोगों को, और वो उसी की मैं आज चर्चा कर रहा हूं, वो है हीलियम 3। ये हीलियम 3 आखिर क्या बला है? क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? विद्यार्थियों, ये हीलियम 3 वो बला है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर 100 किलो हीलियम 3 प्राप्त हो जाए तो 1000 मेगावाट आवर का प्लांट 1 साल तक नॉन स्टॉप चलाया जा सकता है। यानी 1000 मेगावाट एनर्जी जो पर आवर आपको देता है वो प्लांट, उस प्लांट को 1 साल तक नॉन स्टॉप चलाया जा सकता है 100 किलो हीलियम से, 100 किलो हीलियम 3 से। ये हीलियम 3 हीलियम का ही एक आइसोटोप है, यानी समस्थानिक है। इसमें जहां हीलियम में हम देखते हैं 2He4 हीलियम को लिखते हैं, इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम 3 में प्रोटॉन तो 2 हैं लेकिन न्यूट्रॉन एक मात्र है, यानी प्रोटॉन से कम न्यूट्रॉन। विद्यार्थियों, अभी तक आपने सुना होगा एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में केवल और केवल प्रोटॉन होता है, बिना न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है। अब आप ये भी जान लीजिए कि एक ऐसा भी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन से कम न्यूट्रॉन हैं। दूसरे शब्दों में कहें, हाइड्रोजन के बाद दूसरा ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन से कम न्यूट्रॉन है, वो है हीलियम 3। ये हीलियम 3, इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है विद्यार्थियों, अगर और मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, 1 मोल हीलियम 3 इज इक्वल टू 493 मेगावाट आवर एनर्जी, ओनली 1 ग्राम, और ओनली 1 मोल, और 1 मोल हीलियम 3 की वैल्यू, इसकी अगर हम इसका वजन निकालें 1 मोल हीलियम 3 का, तो इसका वजन है 3 ग्राम। 3 ग्राम हीलियम 3 से 493 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है। तो स्वाभाविक है दुनिया की नजर इस पर है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कहां? विद्यार्थियों, प्रॉब्लम यहां है, क्या धरती पर है हीलियम 3? नहीं, क्योंकि हीलियम 3 कहां से मिलेगा? ये हीलियम का आइसोटोप है, और हीलियम कहां से मिलेगा? हीलियम अपने आप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव कण है। फॉर एग्जाम्पल, जब रेडियो एक्टिविटी की बात होती है तो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं। ये 3 प्रकार की विकिरण बाहर निकलती हैं। उनमें से अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा किसी भी व्यक्ति को पृथ्वी पर केवल और केवल रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही प्राप्त हो सकता है, और उसी के साथ पाया जाता है हीलियम 3। अब ये हीलियम 3 कैसे मिले? तो विद्यार्थियों, मैं यहां आपको बता दूं, ये भी इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 मिलियन हीलियम, जब 10 मिलियन हीलियम के एलिमेंट आपको मिलेंगे, उसके परमाणु मिलेंगे, हीलियम 3 के परमाणु 10 मिलियन, तो 10 मिलियन में 2 मिलियन में मिलते हैं केवल 3 परमाणु हीलियम 3 के। तो 10 मिलियन में लगभग 15 परमाणु आपको मिल जाएंगे। तो 10 मिलियन हीलियम के परमाणुओं के बीच में केवल 15 परमाणु हीलियम 3 के होते हैं। कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे आप? सबसे बड़ी समस्या। क्या पृथ्वी के अंदर हीलियम 3 है? प्रश्न ये उठता है। चलिए मान लिया कि जो रेडियो एक्टिव तत्व पृथ्वी के पास में है, जस्ट नीचे हैं, उनसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हो रहे हैं, पृथ्वी के बाहर आ रहे हैं, हीलियम बाहर आ रही है, वो नेचुरल सोर्स ऑफ हीलियम है। तो फिर हीलियम 3 कहां से मिलेगा? विद्यार्थियों, हीलियम 3 पृथ्वी के मेंटल में है। पृथ्वी के मेंटल में है, इसका मतलब लगभग 100 किलोमीटर के नीचे है। और आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर मैक्सिमम ड्रिलिंग अभी तक लगभग 13 किलोमीटर की है। 13 किलोमीटर के नीचे हम पृथ्वी के अंदर झांक ही नहीं पाए आज तक। अब आप 100 किलोमीटर के नीचे कैसे जाओगे? निश्चित रूप से हीलियम 3 दुर्लभ है, पृथ्वी के अंदर है। प्रश्न उठता है, पृथ्वी के अंदर कहां से आई? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, निर्माण के दौरान ही, जब मेंटल का निर्माण हुआ था, उसी दौरान
हीलियम-3 ट्रैप हो गया पृथ्वी के अंदर और वो बाहर नहीं आ सकता। एक ही तरीका है बाहर आने का, लीकेज हो। और लीकेज कैसे होगा? वॉल्केनो के फॉर्म में। जब एस्थेनोस्फीयर से वॉल्केनो मैग्मा बाहर आएगा तो उस मैग्मा के साथ हीलियम-3 आएगा। अब प्रश्न उठता है कि जितना लगभग 500 जागृत ज्वालामुखी हैं, एक्टिव वॉल्केनोज की संख्या अर्थ पर नियर अबाउट 500 है, और ये 500 जो वॉल्केनो हैं ये कुल मिला के एक साल में पूरी पृथ्वी पर कितनी हीलियम-3 निकाल पाते हैं? 300 ग्राम, केवल 300 ग्राम। लेकिन यह भी हम जानते हैं मैक्सिमम वॉल्केनोज कहां आते हैं? समुद्र के नीचे, तलहटी में। समुद्र के नीचे तलहटी में, जैसे अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ी रिज बनी हुई है जिसे हम डॉल्फिन और चैलेंजर के नाम से जानते हैं, वो पूरी रिज में ज्वालामुखी हैं, उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में है। तो समुद्र के अंदर यही हीलियम-3 एक साल में निकलता है 3 किलोग्राम, और पृथ्वी पर पार्थिव क्षेत्र में यानी टेरेस्ट्रियल एरिया में एक साल में केवल और केवल 300 ग्राम, यानी पूरी पृथ्वी पर 3 किलो 300 ग्राम हीलियम-3 एक साल में निकलता है। और उसका एक्सट्रैक्शन करना बहुत जटिल काम है, असंभव सा है, कर ही नहीं सकते। पूरी पृथ्वी पर 3 किलो 300 ग्राम के लिए कितनी जान लगाओगे? अब प्रश्न उठता है फिर ये कहां से प्राप्त करें? विद्यार्थियों, अभी पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही देश हैं जिनके पास हीलियम-3 है, वो भी बहुत कम मात्रा में, रेयरेस्ट इन क्वांटिटी। कितना? ना के बराबर, लेकिन उनके पास है। अमेरिका और रशिया दोनों के पास है। इन्होंने सैंपल के लिए रखा हुआ है, आगे चलकर इसी पर विचार विमर्श चल रहा है, इसी को प्राप्त करने की जद्दोजहद चल रही है। पृथ्वी पर है नहीं तो लाओगे कहां से? अब देखिए, पृथ्वी पर भी हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन्हीं में कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहली रिएक्शन ये बताती है कि अगर हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप, जिसे हम ट्राइटियम कहते हैं, अगर इस ट्राइटियम में से एक बीटा पार्टिकल निकल जाए, इसके न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल निकाल दीजिए, ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं। अगर एक बीटा पार्टिकल आपने निकाला ट्राइटियम से तो ये हीलियम-3 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा लगेगा बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर क्या है? ट्राइटियम पे डाका डालो, लेकिन ट्राइटियम बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इसे कहां से लाओगे? इसे लाने के लिए वैज्ञानिकों ने तरीका ढूंढ लिया। अगर लिथियम पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करा दी जाए तो हमें न सिर्फ हीलियम का एक न्यूक्लियस, साथ में हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइटियम भी प्राप्त हो जाता है। यह तरीका है ट्राइटियम प्राप्त करने का। ट्राइटियम अगर मिल गया तो उसमें से बीटा पार्टिकल निकाल दो, बन गया हीलियम-3। और यही हीलियम-3 जब न्यूक्लियर फ्यूजन इसका कराया जाता है ड्यूटेरियम के साथ, मैं जिस न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा हूं, यह वही फ्यूजन है जो सूर्य की धरती पर होता है। 1s2 ड्यूटेरियम ट्राइटियम जब दोनों मिलते हैं लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर, तब हीलियम का निर्माण होता है। एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और जो एनर्जी निकलती है वो 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। इतनी एनर्जी निकलती है। यह है सूर्य की धरती पर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। विद्यार्थियों, ये अब हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से होने वाली ऊर्जा को कंजर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इतना टेम्परेचर पृथ्वी पर संभव ही नहीं है कंजर्व करना। इसीलिए आज तक हम रचनात्मक कार्यों के लिए यानी क्रिएटिविटी के लिए इस एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाए। हाँ, न्यूक्लियर फिजन वाली जो नाभिक की विखंडन की जो एनर्जी है उसको तो हमने कंट्रोल्ड चेन के थ्रू उसको तो कंजर्व कर लिया और उसका हम न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग कर रहे हैं। वहां से हम एनर्जी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 8200 मेगावाट आवर हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर रिएक्टर से। अगर यह रिएक्टर भी बना लिया जाए तो अब प्रश्न उठता है, जब इस न्यूक्लियर फ्यूजन को हम प्रिजर्व नहीं कर पाए तो फिर इसको कैसे करेंगे? यही मेन मुद्दा है। समझने की बात यह है कि हाइड्रोजन का यह तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव है।
और जब ये रिएक्शन होती है तो एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिविटी का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये सेफ नहीं है। और हीलियम 3 नॉन रेडियो एक्टिव है, इनर्ट है, किसी से क्रिया नहीं करता, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है। इतने सारे गुण हैं इसमें, इसलिए ये हर दृष्टि से सेफ है। दुनिया की सुपर ग्रीन एनर्जी है हीलियम 3। इसके इन्हीं गुणों के कारण दुनिया इसकी तरफ आकर्षित है। दूसरा, इससे और एक अच्छा गुण, बेहतरीन गुण इसका यह है कि ट्राइटियम जिस रेट से, जितनी गति से ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करता है, उसकी तुलना में 100 गुना कम रिएक्टिविटी है इसकी ड्यूटेरियम के साथ। इट मींस ये सफिशिएंट टाइम देगा एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। धीमे धीमे क्रिया करेगा तो धीमे धीमे एनर्जी निकलेगी। 100 गुना कम तीव्रता के साथ एनर्जी उत्पन्न होगी, उस एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। यही इसका सबसे बड़ा गुण है। तो फिर क्या है, बनाइए हीलियम 3, उत्पन्न कीजिए बहुत सारी ऊर्जा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसको बनाना इतना आसान नहीं है। इसको बनाने के लिए लिथियम के भंडार चाहिए, इसीलिए दुनिया लिथियम के पीछे पड़ी है। और लिथियम के भंडार के साथ साथ जो बनेगा ट्राइटियम, जो कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम, ये होगा रेडियो एक्टिव। और अगर ये होगा रेडियो एक्टिव तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से बीटा पार्टिकल निकाल के इसे नॉन रेडियो एक्टिव बनाना पड़ेगा। इट मींस रेडियो एक्टिविटी का खतरा बढ़ जाएगा। तो भैया एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जान है ना, जान है तो जहान है। अगर हम हीलियम 3 के चक्कर में पूरे एनवायरनमेंट को रेडियो एक्टिविटी से दूषित कर देंगे तो फिर ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी प्रोडक्टिविटी और ऐसे डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। इसीलिए वैज्ञानिकों का ध्यान डायरेक्ट हीलियम 3 पर है, डायरेक्ट हीलियम 3 मिले। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव रिएक्शन के थ्रू अगर हमको हीलियम 3 मिलता है तो मानव जाति के नाश के लिए पर्याप्त है, और नाश तो हम नहीं चाहेंगे ना। इतना सब जानने के बाद एक बात तो समझ में आ चुकी है कि यदि हमें प्रॉपर हीलियम 3 मिल जाए रेडियो एक्टिव रिएक्शन के बिना, तो ये वास्तव में दुनिया का सुपर फ्यूल है, सुपर एनर्जी है। मिलेगी कहां से विद्यार्थियों? ये दो ही जगह है, या तो चंद्रमा पर या शनि ग्रह पर। चंद्रमा पर कहां से आई, ये प्रश्न उठता है। जब सूर्य से सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स चलती हैं तो सूर्य की धरती पर जो स्पॉट्स हैं, सौर कलंक जिनको हम कहते हैं, सोलर स्पॉट्स, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहां से जो एनर्जी निकलती है, तूफान निकलता है। वही तूफान के थपेड़े सूर्य के ग्रेविटीज को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उसके कोरोना क्षेत्र से भी बाहर आ जाते हैं। तब फिर सूर्य के पास पाए जाने वाले जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, चाहे वो प्लानेट हों, सब प्लानेट हों, सबकी धरती पर वो तेजी से गिरते हैं। अर्थ चूंकि उसके कोर में बहुत ज्यादा निकेल और आयरन यानी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे जिस बॉडी के कोर में, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही पृथ्वी का रक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाले तेज सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स को रोकने का काम करता है, ट्रैप कर लेता है, उन्हें पृथ्वी तक आने ही नहीं देता। चंद्रमा के पास ना तो वायुमंडल है जो थोड़ा मोड़ा अवरोध डाल सकता है, वो भी नहीं है, और ग्रेविटी बहुत कम है, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है, ना के बराबर। नतीजा ये होता है कि सोलर फ्लेयर बहुत तेजी से आती हैं और चंद्रमा की धरती पर गिरकर धरती में समा जाती हैं। कितना अंदर जाती हैं विद्यार्थियों? केवल 2 से 3 मीटर। 2 से 3 मीटर की गहराई पर यही सोलर फ्लेयर के साथ आने वाली हीलियम 3 जमा हो जाती है। यदि उसको खुदाई करके निकाल लिया जाए, चंद्रमा की धरती पर 2 से 3 मीटर की खुदाई करनी है बस, मिट्टी में हीलियम 3 दबा पड़ा है। वैज्ञानिकों ने अभी ये अंदाजा लगाया है कि 10 मिलियन टन से 30 मिलियन टन तक हीलियम 3 चंद्रमा की धरती पर है।
अब यदि इस चंद्रमा की धरती से इस हीलियम 3 को खोदकर शटल में भरकर लाया जाए, यह काम कौन करेगा? स्वाभाविक है, इस काम के लिए बहुत बड़े स्तर पर जो अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, भारत ने भी चंद्रयान प्रथम 2008 में भेजा था, उसका उद्देश्य इसी का परीक्षण करना था। आगे चलकर जितने भी चंद्रमा पर यान जाएंगे, चाहे वो अमेरिका के हों, भारत के हों अथवा अन्य किसी देश के हों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हीलियम 3 है। विद्यार्थियों, भविष्य में हीलियम 3 जिसकी जेब में होगा, दुनिया का सबसे धनवान देश होगा। आज इसकी कीमत 1 ग्राम हीलियम 3 30,000 अरब डॉलर का है। 30,000 अरब डॉलर का। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1 ग्राम 30,000 अरब डॉलर का है, तो कितना महंगा है। ये तो मैं डॉलर में बता रहा हूं, जो रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 लीटर हीलियम 3 की बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए का है। 1 लीटर हीलियम 3। लीटर हीलियम 3 बोल रहे हैं, इसका मतलब हम गैस की बात कर रहे हैं। और जब ग्राम में बोल रहे हैं, इसका मतलब उसके सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। जब गैस कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तब उसको वजन करोगे, तब वो ग्राम में आएगी, और लिक्विड को और ज्यादा कंडेंस करके सॉलिड फॉर्म में लाओगे। तो 1 लीटर अगर हीलियम 3 प्राप्त हो जाए तो उसकी कीमत आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए है। और उससे कितना आप जनरेट कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 मोल हीलियम 3 मिल जाए, यानी 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हीलियम 3 की एनर्जी 493 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। और 1 किलो हीलियम 3 की एनर्जी में वैल्यू 1000 मेगावाट के पावर प्लांट का 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बराबर उसकी वैल्यू है। इसीलिए हीलियम 3 के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। विद्यार्थियों, अगर ये मिल गई तो निश्चित रूप से भारत बहुत संपन्न होगा। कई बार लोग कहते हैं, परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि क्या जरूरत है चंद्रयानों पर अरबों रुपया खर्च करने की, क्या जरूरत है। विद्यार्थियों, अगर यही सोचा होता इसरो ने, तो इतने सारे जो आज इसरो पूरे विश्व में सीना तान के खड़ा है अमेरिका के साथ। आज इसरो की कितनी वैल्यू है। नासा जैसा जो सबसे बड़ा सुपर हीरो है जो स्पेस का, उसको भी इसरो से सलाह लेनी होती है। आज इसरो की वो वैल्यू है। आज इसरो के इसी रिसर्च और अनुसंधान पर किए गए खर्च का परिणाम है कि हिंदुस्तान का इसरो आज प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, पैसा कमा कर दे रहा है। अगर आगे चलकर यही आज के अरब रुपए आगे चलकर खरबों रुपए देंगे अगर हमने हीलियम 3 प्राप्त कर लिया। इसीलिए चंद्रयानों पर इतना पैसा बहाया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, ये बहा गया पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चलकर हिंदुस्तान को सुपर एनर्जी के माध्यम से सुपर पावर बनाने का काम करेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, हीलियम 3 के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद शिक्षा संस्थान विशेषकर यूपीएससी के विद्यार्थियों को ज्यादातर टारगेट करके चल रहा है, लेकिन जानकारियां जितनी दी जाएंगी वो शायद है हर परीक्षा में काम आने वाली। यूपीएससी के विद्यार्थी विशेष रूप से देखें, एक एक चीज को जाने समझें। मैं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे हुए अनुसंधानों को आपके सामने लेकर आऊंगा, और नए नए अनुसंधान जो हो रहे हैं उन पर एक मैंने सीरीज चालू की है। आपको लगातार कुछ ना कुछ नया देता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और कुछ नया करने की अभिलाषा मन में पैदा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर। जय हिंद।